चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन। टॉपिक नेक्स्ट नहीं है, जो अपन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़ा था उसी के अंदर अगला भाग है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। अगला जो है उसमें वो है कैपिलरिटी। ठीक है, केसी तत्व। तो कल देखिए अपन ने दो फोर्स पढ़े थे, एक एडेसिव फोर्स पढ़ा था और एक पढ़ा था कोहेसिव, मतलब ससंजक बल और असंजक बल। ठीक है, कल अपन ने जो दो पढ़े थे उसी पर बेस्ड है कैपिलरिटी। ठीक है, और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो कैपिलरिटी का मतलब जो समझें कि कोई भी जब लिक्विड होता है, ठीक है, तो लिक्विड जो होता है उसका एक विशेष गुण होता है कि वो जो है किसी भी अगर नली में, ठीक है, उसको रखा जाए तो वो ऊपर चढ़ता है या फिर, ठीक है, उसी को ही अपन कैपिलरिटी कहते हैं। ऊपर चढ़ने की घटना ही कैपिलरिटी कहलाती है। जैसे मान के चलिए कि ये कोई जार है और इसमें अपन ने क्या किया कि मान के चलिए यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक, तो ये पानी जो होगा ये इस नली के अंदर जो है चढ़ जाता है। ठीक है, और किस वे में चलता है, चढ़ता है इस तरह से। ठीक है, इधर तक पानी जो है जाता है। तो पानी के ऊपर चढ़ने की घटना को ही अपन क्या कहते हैं, कैपिलरिटी या केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे ये तो जल की घटना हो गई। ठीक, इसी में देखें कि मान के चलिए कि इसमें अपन ने जो है मरकरी मतलब पारा, ठीक है, पारा भरा। तो जब पारा भरा जाता है तो ये जो है नीचे जाता है। ठीक, पानी ऊपर चढ़ेगा, जल ऊपर चढ़ेगा और पारा जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, और शेप भी अगर आप देखेंगे तो जो आपको इस शेप में दिख रहा है और ये वाला देखिए इस शेप में दिख रहा है। ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं, कॉनकेव। ठीक है, धसा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव अवतल। और जे उठा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स या उत्तल। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ठीक है, वो पारा की घटना हो गई और ये पानी की घटना हो गई, पारा और। ठीक, अब इसमें अपन को यही क्वेश्चन बनता है कि पारा नीचे क्यों रह गया, जल ऊपर ही क्यों चढ़ गया, या कई बार ये पूछेगा कि कितना ऊपर चढ़ेगा या ठीक है, हाइट पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को आज जहां पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि जल का ऊपर चढ़ना और पारे के नीचे घटने का रीजन क्या है, कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए कल अपन ने पढ़ा था ससंजक, ठीक है, कोहेसिव, और एक अपन ने पढ़ा था असंजक एडेसिव। कोहेसिव और एडेसिव। आगे निकलिए, गर्मी लग रही तो इधर निकले तो पंखे में बैठ जाइएगा, आ जाइए। ये स्टूल ले लीजिए यहाँ पे। एक मिनट में दे, जे वाले ले। ठीक है, तो कल अपन ने दो फोर्स पढ़े थे, एक अपन ने पढ़ा था ससंजक बल और एक अपन ने पढ़ा था असंजक बल। ठीक है, और उसके अंदर अपन ने ये भी पढ़ा था कि कब कोई वस्तु किसी दूसरी, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को गीला करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था कि अगर असंजक बल की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, अगर असंजक बल की वैल्यू, एडेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो उस केस में अपन ने क्या पढ़ा था कि भिगो देता है। ठीक है, मतलब जो जल होगा वो क्या करेगा, जो कांच की जो टेस्ट ट्यूब है उसको भिगो देगा। जबकि पारा क्या होता है कि पारा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ससंजक बल की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेरेटिवली असंजक बल की, इसीलिए पारा जो होता है वो कांच को नहीं भिगो पाता है। ठीक है, इसीलिए पानी जो है ऊपर चढ़ता है जबकि पारा जो है वो, ठीक है, कई बार इमेज भी पूछी जाती कैसी बनेगी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक, इसमें एक चीज और पढ़ना आपको जिसको अपन कहते हैं टेंजेंट एंगल, मतलब स्पर्श कोण। ठीक, तो आपको इसमें एक एंगल भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो एंगल अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार का एंगल बन रहा है, तो जहां पर जो एंगल बनता है, ये एक जो है जहां पर तो अपन नाप नहीं सकते, लेकिन लैब वगैरह में इस एंगल को नापा जाता है। ठीक है, इधर वाला जो एंगल होता है, जैसे इसमें कहां बनेगा, तो जो आप जब इस पे टेंजेंट खींचेंगे इस तरह से, तो इस पे जो है एक एंगल बनेगा जहां। ठीक है, इसमें जहां पे एक एंगल ये बन गया।
ठीक है, जे एंगल जे है और जे वाला एंगल जे है। अब आपको जहां पे जे दिख रहा होगा कि जे वाला जो एंगल है कंपैरेटिवली इस एंगल से कम है। ठीक है, तो पानी का आप ये ध्यान रखिए कि पानी का जो टेंजेंट एंगल होता है जल का, वो 8 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है, 8 डिग्री से 18 डिग्री, जबकि पारा का जो एंगल होता है 130 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप जो ध्यान रखिएगा कि किसी का भी अगर एंगल, ठीक है, टेंजेंट एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस केस में जो पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी या केशिकत्व। ठीक, कई बार आपसे यही पूछा जाएगा कि हाइट कितनी बढ़ेगी, तो उसका फार्मूला भी आपको याद रखना है। एच मतलब हाइट, कितनी हाइट जा रही है, उसका फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन आर डी। अब एंगल वाला जो कंफ्यूजन आपका जहां से दूर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने केवल मैंने जो बताया कि होता क्या है, आप इसको ये देखिए कि ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि थीटा की वैल्यू अपन क्या रखें कि हाइट ऊपर बढ़े और क्या रखें कि नीचे आए। ठीक, तो जनरली देखिए कि कॉस थीटा, ठीक है, एक ठीक, अब इसमें देखिए पहले पूरा समझ लीजिए। टी का मतलब है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। किसका, तो पानी होगा तो पानी का, पारा है तो पारा का, है ना, कोई भी लिक्विड होगा तो उसमें सरफेस टेंशन तो होगी होगी। कॉस थीटा अपन ने पढ़ी लिया एंगल। ठीक है, आर का मतलब है रेडियस, किसकी, जो टेस्ट ट्यूब है उसकी रेडियस आर है। डी मतलब डेंसिटी, जो भी आपका सब्सटेंस है उसकी रेडियस क्या है, और जी आपको पता ही है ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जितनी सारी चीजें हैं। ठीक, अब जनरली थीटा में देखिए, कॉस में थीटा की जो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, और 0 से लेकर 90 तक, है ना, कॉस 0 से लेकर 90 तक कॉस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक, और 90 के बाद क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब घटती चली जाती है। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, कई बार वो आपसे पूछता है न्यून कोण अधिक कोण, है ना, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, तो अगर न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो हाइट क्या होती है, बढ़ती है, और अगर ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, तो हाइट घटती है। ठीक, अब इसी में देखिए आर अपन को मालूम ही है रेडियस, तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी पानी का लेवल उतना कम उठेगा, है ना, जितनी अपन जो पढ़ते हैं इनडायरेक्ट है, तो रेडियस आप बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, डेंसिटी अगर कम होगी तो हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो जो सारे आपसे कि रेडियस जो होगी तो क्या होगा, ठीक है, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो हाइट बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू अगर अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये घटेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इस फॉर्मूले में आपको समझ में जाएंगी। ठीक, और इस जो एंगल है इसका एक और नाम होता है, हिंदी में इसको कहते हैं चंद्राकार, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेसिक्यूलस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए केसी का, तो इसका यूज क्या है कि जनरली केसी तत्व का अपन दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं उसमें अपन नीचे पानी डालते हैं पेड़ में, और वो पानी जो होता है वो ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो आपके पेड़ वगैरह होते हैं उसमें भी कैपिलरी होती है, मतलब ट्यूब्स होती है, छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स की मदद से जो आपका पानी है वो पेड़ के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर उसका रीजन पूछेगा तो अपन क्या लगाएंगे, केसी तत्व की वजह से ऊपर जाती है। ठीक है, बाकी पर अपन टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे वो अलग चीज है, लेकिन पानी जब ऊपर पहुंच रहा है जनरली जाइलम लेके जाता है, लेकिन घटना कौन सी है, तो केसी तत्व है। ठीक है, इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी जो लालटेन होती है उसमें मिट्टी का तेल नीचे भरा होता है और तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है ना, आप उसमें बत्ती लगाते हैं और बत्ती जो है कैपिलरी की वजह से जो है वो मिट्टी का तेल ऊपर तक पहुंच जाता है और अपन उसको जला देते हैं। ठीक है, ये घटना भी क्या है, कैपिलरी। इसके बाद आप देखते होंगे कि जो किसान होते हैं वो गर्मी के बाद, ठीक है, अपना जो खेत होते हैं उसको हाँक देते हैं। उसका रीजन क्या कि अगर ना हाँकें तो जो पानी है कैपिलरी की वजह से ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने उनकी कैपिलरी तोड़ दी, केसी तत्व अगर तोड़ दिया, आपने हल चलाया, मतलब उनकी कैपिलरी टूट गई, तो जब कैपिलरी टूट गई तो नीचे का पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, और जब ऊपर नहीं आ पाएगा तो नीचे जो है जमीन में नमी बनी रहेगी, और आपका खेत जो है पूरी तरीके से उसमें से पानी की कमी नहीं होगी, भाप बन के नहीं उड़ पाएगा। तो ये रीजन है कि खेत को अपन हाँक देते हैं। तो ये भी कौन सी घटना है,
तो आपकी केशिकत की घटना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। केशिकत्व के बाद ही एक और अपन ले रहे हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अगला इसी में द्रवों की प्रॉपर्टी में ही अगला है कि द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो दो तरह की प्रवाह होती है द्रव में। पहली जो है वो होती है आपकी धारा रेखी प्रवाह और एक होती है आपकी विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह को इंग्लिश में कहते हैं अपन स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, और विक्षुब्ध प्रवाह मतलब आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो धारा रेखी प्रवाह का मतलब समझे कि जैसे मान के चलिए कि आप अगर फर्श में हल्का सा पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो पानी क्या होगा कि वो एक लाइन पकड़ेगा और वहीं से निकलेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पानी डाला और इधर उधर भगे, एक पर्टिकुलर लाइन बनाएगा और उसी लाइन में चलेगा। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन में चलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सरल रेखी प्रवाह या धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक, लेकिन मान के चलिए कि आपने एक साथ बहुत सारा पानी डाल दिया, तो क्या फिर वो एक ही लाइन में चल पाएगा? जैसे बारिश में आप देखते होंगे कि जब स्टार्टिंग में पानी गिरता है और एक लाइन पकड़ता है और उसी लाइन से वो बहता है, लेकिन जब बहुत पानी गिर जाता है तो क्या होता है कि इधर से भी भाग रहा है, उधर से भी भाग रहा है, सब जगह से भागता है। तो उसको अपन कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, स्ट्रीम लाइन मतलब एक ही लाइन में चलेगा और टर्बुलेंट मतलब विक्षुब्ध, इधर उधर भागना आपका टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक, इसी से एक अपना प्रिंसिपल आएगा जिसको अपन कहते हैं अवितरितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अवितरितता का सिद्धांत। ठीक है, अवितरितता का सिद्धांत देखिए सिंपल सा है, केवल आपको साइंस देखना है इसमें, बाकी रेगुलर अपन करते हैं इस चीज को। कि मान के चलिए ठीक है, कोई इस तरह का पाइप है, ठीक है, और इस तरह का पाइप है, आपको दिख रहा होगा कि इधर से जो इसका एरिया है और इधर से जो एरिया, दोनों में फर्क है। ठीक है, इधर से देखिए कि ये इसका जो एरिया ज्यादा है, उधर से इसका एरिया कम है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर पानी जो है कोई भी द्रव, ठीक है, अगर धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, धारा रेखी मतलब स्ट्रीम लाइन है ना, पाइप के अंदर तो स्ट्रीम लाइन ही रहेगा हमेशा, ठीक है, बह रहा है, तो उसका हर जगह जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्शन है, जैसे मान चलिए जहां पर इसका जो एरिया है वो A1 है और इसका जो एरिया है वो A2 है, जहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो V2 है। एक मिनट में निकाल दे रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, उसने ये लिखा कहा कि हर जगह पे जो एरिया है और उसकी जो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब पानी जो चल रहा है, उसका गुणनफल, उनका प्रोडक्शन हर जगह पर कांस्टेंट होता है या बराबर होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक, तो ये चीज आपको भी मालूम है कि मान के चलिए कि पाइप में अगर जहां पर जगह ज्यादा है तो पानी अगर स्लो बह रहा है, अगर आप उसी पाइप को मान के चलिए दबा देते हैं हाथ से, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। अपन क्या करते हैं कि पाइप का जो है एक तरफ से दबा देते हैं, तो अपन खुद ही देखते हैं कि पानी की स्पीड पहले जो थी स्लो थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको प्रेस किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो रीजन क्या, क्योंकि हमेशा एरिया जो है और वेलोसिटी जो है उनका प्रोडक्शन हर जगह पर, चाहे आप जहां का हो, यहां का हो, यहां का हो, ये हमेशा एक समान रहेगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अवितरितता का सिद्धांत है। ठीक है, सिंपल सा है ये। अगला आइए, एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और वो है बर्नौली सिद्धांत। ठीक है, बर्नौली।
अब इसमें भी देखिए बर्नौली प्रमेय पढ़ने से पहले भी कुछ डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई द्रव है, ठीक, और वो उसमें धारा रेखी प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इसमें से द्रव फ्लो हो रहा है, बह रहा है। जब बह रहा है तो इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा होती है, 3 टाइप की इसमें ऊर्जा होती है, ठीक है। सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो अपन पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब गति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हो, ठीक है, उसको अपन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है, स्थिति की वजह से भी ऊर्जा है, ठीक है। और एक इसमें एक और मिलेगा आपको, दाब ऊर्जा, या जिसको अपन कहते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी मतलब चूंकि अंदर बाहर का जो दाब है इसकी वजह से भी इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो वो आपका क्या है, दाब ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने लिखा 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। गति की वजह से जो आपका ऊर्जा है वो काइनेटिक है। पोटेंशियल का अपन एक ही लिखा है कि हाइट की वजह से होती है, हमेशा स्थितिज ऊर्जा अपन ने जो पढ़ा है वो हाइट की वजह से है, उसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा, mgh। और जो दाब ऊर्जा है तो ये E है, ठीक है। बर्नौली साहब ने जो कहा कि अगर कोई द्रव फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हर जगह पर इन तीनों का जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन आप जब इनका सम करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा समान आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। यही बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है। तो आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तीनों का जो योग होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बर्नौली का प्रिंसिपल है। और जब अपन इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, और डेरिवेशन को सॉल्व करने पर एक चीज अपन को मिलती है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। P जहां पर क्या है, प्रेशर है, और V जहां पर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। P दाब है और V वेग है। अब जहां इस बर्नौली प्रमेय के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्टली एग्जाम्पल के मिलेंगे, ठीक है, जहां से न्यूमेरिकल या नहीं पूछेगा वो आपसे। यहाँ पे आपको जो समझ में आ रहा होगा कि अगर अपन किसी की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेलोसिटी को कम करते हैं तो दाब क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। या जस्ट उल्टा कि दाब अगर आप बढ़ाएंगे तो वेग घटेगा, दाब घटाएंगे तो वेग बढ़ेगा, ठीक है। ये इससे केवल इतनी सी चीजें आई, और इससे आप देखें कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। कि उन्होंने ये कहा कि जब भी आप किसी चीज का वेग बढ़ाते हैं तो दाब घटता है, ठीक। जनरली अपन ने वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था परसों, और अपन ने ये पढ़ा था कि अपन जब स्ट्रैंड हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, तो वो किसकी वजह से खड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो आपका प्रेशर है वो इक्वल है। मतलब हवा इधर से भी आप पर दाब लगा रही है, इधर से भी लगा रही है, पीछे से भी लगा रही है, आगे से भी लगा रही है, इसीलिए अपन बैलेंस्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आगे का जो दाब है वो कम हो जाए तो क्या होगा, पीछे वाला जो प्रेशर है वो आपको धक्का देगा, है ना। जब भी होगा कि हमेशा दाब क्या होगा, हाई से लो की तरफ चलता है, हाई से लो की तरफ। मान चलिए यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो हवा कैसे चलेगी, आगे की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि जनरली आपने देखा होगा कि पंखा जब चलता है, कैलेंडर देखा होगा आपने, पंखा जब भी चलता है, ठीक है, तो पंखे की हवा से कैलेंडर दब जाना चाहिए, दीवार पे चिपक जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ठीक है। या आप वो वाला देखिए, वो कपड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना, पंखे की हवा से क्या होना चाहिए, वो जो कपड़ा है वो उस पर चिपक जाना चाहिए, लेकिन वो चिपक नहीं रहा, वो ऊपर क्यों उठ रहा है, ठीक है, क्यों उठ रहा है। तो देखिए पहले जो आपका कपड़ा था, ये जो कैलेंडर वगैरह रहते हैं, उसमें प्रेशर आगे का और पीछे का समान रहता है, इसलिए वो स्टैंड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान के चलिए पंखा चला तो उसके सामने की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी जैसी बढ़ी तो दाब कम हुआ, है ना, वेलोसिटी बढ़ी तो दाब क्या हुआ, कम हुआ। और जब दाब कम हुआ तो जो पीछे वाली, उसकी जो पीछे वाली जो वायु है वो क्या कर रही है, उसको आगे की ओर धक्का दे रही है, ठीक है, आगे की ओर धक्का दे रही, इसीलिए कपड़ा देखिए ऊपर उठ रहा है, जबकि पंखे की हवा से उसको दब जाना चाहिए था। कैलेंडर भी आप देखते होंगे कि पंखा चलता है तो ऊपर उठता है, वो दबता नहीं है कभी भी दीवार में, ठीक है। तो उसका रीजन भी क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल है। यह आपने देखा होगा कि आप अगर कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, और वहां से ट्रेन निकल जाए तो आपसे मना किया जाता है कि आप जो है बिल्कुल पटरी के पास खड़े ना हो, ठीक, क्यों, क्योंकि जब ट्रेन बहुत गति से वहां से निकलती है तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ती है,
और वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, पटरी के पास का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि आपके पीछे का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, मतलब आपके पीछे का प्रेशर ज्यादा हो गया, आगे का कम हो गया, तो पीछे वाली जो आपको वायु होगी वो धकेलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन आपको खींच रही है। ठीक है, तो वो भी क्या रीजन है, बर्नौली प्रिंसिपल। या आपसे कई बार ये कहा जाता है कि अगर आप कभी भी बाइक से जा रहे हैं तो आप अगर कोई चलती हुई बस है या ट्रक है तो उसके बिल्कुल करीब से ना निकले। ठीक है, तो इसका रीजन भी वही है कि ट्रक भी स्पीड से जा रहा है, आप भी स्पीड से जा रहे हैं, तो जो बीच में जो प्रेशर है वो कम हो गया, इधर पर ज्यादा है, बीच का प्रेशर कम हो गया, तो वो इधर वाला जो प्रेशर है वो आपको धक्का देगा और आप बस की तरफ जो है, ठीक है, झुकते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप जाएं तो बस या ट्रक से आप दूर से निकलें। ठीक, या ये भी आप देखें कि दो पटरियों के बीच का गैप इतना ज्यादा क्यों होता है ना, हमेशा देखिए आप कभी भी देखेंगे तो पटरी का गैप इतना ज्यादा होता है कि एक पटरी और बिछ सकती है वहां पर, है ना, तो सरकार इतनी जमीन काय को मुफ्त में छोड़ेगी। ठीक, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर वो इतना गैप नहीं रखेगा तो दो ट्रेन को जो है आपस में टकराने का खतरा रहेगा। ठीक है, ये भी कौन सी प्रमेय है, तो बर्नौली की तरह। एक और एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जब आंधी चलती है तो टीन उड़ के हो जाती है ना, जो कच्चे मकान की जो टीन लगी रहती है छत पे वो उड़ के हो जाती है। ठीक, तो उसका रीजन भी वही है कि ऊपर से हवा चली, तो हवा जब चली तो ऊपर की जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, ऊपर वाली वो बढ़ी, और जब बढ़ी तो ऊपर का जो दाब है वो कम हो गया। ठीक है, टीन के ऊपर वाला दाब कम हुआ लेकिन नीचे वाला तो उतना ही है। ठीक है, नीचे वाला दाब उतना ही है, ऊपर वाला कम है, तो ये हवा क्या करेगी, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, और जब फिल करने की कोशिश करेगी और साथ में क्या करेगी, टीन को भी उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, तो ये भी काय का एग्जाम्पल है, तो बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक, इसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है कि जो क्रिकेट मैच में स्पिनर जो है वो किस प्रकार से बॉल को स्विंग कर लेते हैं, तो वो भी बर्नौली प्रिंसिपल है। क्या होता है कि वो जो स्पिनर होता है वो बॉल को घुमाता है, जब घुमाता है तो उसके आसपास की जो वायु होती है वहां पर उसकी जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ना, वेग बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है बॉल का तो वो जो है स्विंग करने, ठीक है, ऑफ स्विंग और लेग स्पिन दो तरह की होती है। ठीक है, और इस इफेक्ट को देखिए पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल स्विंग होती है, इस इफेक्ट का क्या नाम है, तो मैग्नस इफेक्ट है। किसकी वजह से है, तो बर्नौली प्रिंसिपल उसका सिद्धांत है, उसकी वजह से। इसी तरीके से जो आपका एरोप्लेन जो लिफ्ट होता है, ठीक है, उसका रीजन भी वही है कि एरोप्लेन लिफ्ट में एरोप्लेन के विंग्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तो उसके विंग्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई देते हैं। नीचे वाला जो है ये ऐसा रहता है, ऊपर वाला ऐसा रहता है। ठीक है, वायु जब इसको काटती है तो ये दोनों तरफ से काटती निकल आती है, जहां से भी वायु जाती है और इधर से घूम के भी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए इसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, ये दोनों वायु जो है एक साथ जहां पे मिलेंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसको चलने में इसको दूरी कम तय करना है तो ये इसकी स्पीड स्लो रहेगी वायु की, और ऊपर वाले को देखिए ज्यादा दूरी तय करना है तो इसकी स्पीड क्या करेगा, जब बढ़ाएगा, हवा अपनी स्पीड को बढ़ा लेगी, और जब स्पीड बढ़ा लेगी तो इस तरफ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, इधर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको उठा देगा और आपको जो है एरोप्लेन लिफ्ट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप चीलबाज को भी उड़ते हुए देखिएगा तो वो भी सेम ऐसे ही उड़ते हैं, जब जो है वो अपने पंखों को इस तरह से फैला लेते हैं ताकि उनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, ये सभी आपसे पूछे जाए तो आप इसका एग्जांपल, केवल एक नाम है कि बर्नौली प्रमेय जो है इसकी वजह से जो है इस प्रकार की घटना होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको करिएगा। टॉरिसेली बाद में देखेंगे, अभी भी रह गया, टॉरिसेली कल देख लेंगे। ठीक है, तो इतना ही देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया है तो कल अपन इसको फिनिश कर देंगे, है, लिक्विड वाला कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन है कि अब इसमें देखें कि आपको 1/√5 माइनस √3 की वैल्यू फाइंड करना है। फिर वही चीज आई कि आपने √5 √3 की वैल्यू अगर पुट करी, माइनस करने के बाद फिर आपके पास इतना ही बड़ा नंबर बचेगा जिसका 1 में डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, रेसोल्यूशन, हर का परिमेयकरण। ठीक है, लेकिन करना क्या है कि जो भी साइन यहाँ पर यूज हुआ है उसका अपोजिट साइन अपन यूज करेंगे।
ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस का प्रोडक्शन करेंगे और प्लस है तो माइनस का करेंगे। अब नीचे आपको जो दिख रहा होगा एक फार्मूला अपन ने पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनका प्रोडक्शन करने पे आपको बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब आपके पास हो गया √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर आप जब 1 में प्रोडक्शन करेंगे तो आपके पास बचेगा √5 प्लस √3। √5 की वैल्यू रखिए, तो √5 की वैल्यू आपको दी गई है 2.2361 और √3 की वैल्यू है आपके पास 1.7321। नीचे अगर आप देखेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। ऐड करिए, तो ऐड करने पे आप बचेंगे 2, 8, 6, 9 और 3, और 5 माइनस 3 कितने हो गए 2। अब केवल आपको डिवाइड करना है, तो 2 बन जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 बन जा, 2 9 जा, 1 6, 2 8 जा। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए कि एक सीरीज टाइप दिख रही होगी आपको 9 8 8 7 7 6 5 4, एक सीरीज है। ठीक है, तो अपन सब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने जो है इसको सॉल्व करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन करा था। रेसलेशन होगा तो आपके पास ऊपर अपन √9 प्लस √8 से प्रोडक्शन कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आपको इससे नीचे दिख रहा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है। a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब है √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो नीचे 1 हो गया, और ऊपर क्या होगा, ये दोनों आपके पास प्लस के बच जाएंगे। ठीक है, अब सभी में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे तो आप सभी में जब रेसलेशन करेंगे तो नीचे तो बनी बचेगा सभी में, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जैसे इसको सॉल्व किया तो सब प्लस के होगा, वैसे ही सब में होना चाहिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू अपन कितनी लाए थे, तो √9 प्लस √8। इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, √8 प्लस √7। लेकिन देखें माइनस बाहर है, और जब माइनस बाहर है तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपके पास बचेंगे माइनस के √8 और माइनस के √7। इसको सॉल्व किया तो √7 प्लस √6, प्लस ही बाहर है तो प्लस के ही रहेंगे, √7 प्लस √6। यहाँ पे आइए फिर प्लस के बचे लेकिन माइनस बाहर है, तो दोनों माइनस के हो गए, √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस √4। ठीक है, अब देखिए √8 7 7 6 6 5 5 सब कैंसिल हो गए। आपके पास 9 इससे पहले नहीं है तो 9 किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो जहां से बच गए 3, 4 किसी से कैंसिल नहीं होगा तो वहां से बच गए 2। आपका आंसर हो गया 5।
नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि अपन इनका रेसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज दिख रही होगी कि अपन इनका एलसीएम वैसे ही लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इनका वैसे ही प्रोडक्शन होगा, तो रेसलेशन की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप रेसलेशन से चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन एलसीएम से कर रहे हैं, ठीक है, इससे छोटा पड़ेगा। तो अपन जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों 2 प्लस √2 और √2, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। और इनका अपन प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ठीक। प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा करें कि आप हमेशा भी उसी को मानिएगा जो माइनस वाला है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि इसमें जनरली हो क्या रहा है कि जो √2 है वो छोटा है, 2 बड़ा है, मतलब b की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और वो बड़ी है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a किसको लेंगे, √2 को, और b किसको लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 - 4 मतलब माइनस का 2, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बड़ा वाला है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि b वही होगा जो माइनस वाला है, a वही होगा जो प्लस वाला है, ठीक है, और तभी सॉल्व करिएगा। या फिर इसमें देखिए अपन एक काम और कर सकते हैं कि अपन ये चाह रहे हैं कि जे माइनस इसमें लग जाए और इसमें से हट जाए, है ना, √2 माइनस का हो जाए और 2 प्लस का हो जाए। तो एक काम और कर सकते हैं कि आप माइनस कॉमन ले लो आप, और जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो जहां माइनस हो जाएगा और फिर आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, √2 माइनस हो जाएगा, तो ये वाली दिक्कत जो -2 वाली आ गई है वो नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन जब भी हो तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक। आप देखें कि ये 1 है और इसकी वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। तो जब आप 1 का डिवाइड -2 में करेंगे तो -2 टाइम जाएगा, -2 का क्या होगा, इन दोनों में प्रोडक्शन होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4 और माइनस का 2√2। इसका इसमें डिवाइड किया, जे कैंसिल हो गया, जे वाला बच गया, तो इसका 1 में होगा तो क्या बचेगा आपके पास, √2 और माइनस का 2। इसका इसमें डिवाइड किया, जे कैंसिल हो गया, जे वाला बच गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बच जाएंगे, 2 प्लस √, ठीक है। अब आप देखें तो ये -2 से ये +2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या क्या बच गया, माइनस का 4 माइनस का 2√2, और √2 और √2 को प्लस करेंगे तो प्लस का 2√2, और नीचे अपन प्रोडक्शन कर चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी लाए अपन, -2, ये कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बच गया, -4 अपॉन -2, ये आपका आंसर क्या होगा। सर 4 - 2√2 कैसे आया? जी देखिए, ये यहाँ पे 1 है, ठीक। इस 1 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो जनरली इसकी वैल्यू कितनी लाए अपन, -2 है इसकी वैल्यू, इस पूरे का प्रोडक्शन करने पे -2 आया है, ये -2 है, ठीक है। तो 1 का आपने -2 में डिवाइड किया तो -2 टाइम गया, और उस -2 का क्या होगा, इन दोनों में प्रोडक्शन होगा, तो -2 का 2 में प्रोडक्शन करेंगे तो -4, -2 का 2√2 में प्रोडक्शन करेंगे तो माइनस का 2√2। नेक्स्ट,
अब देखें इस तरह के क्वेश्चन में खास चीज देखिए, अब मैं शॉर्ट में करूंगा, 2 क्वेश्चन अपन ने बड़े कर लिए, ठीक। अब इसमें देखें खास चीज देखिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही रेसलेशन करेंगे, और रेसलेशन जब आप करेंगे तो नीचे देखेंगे आप तो 6 - 3 मतलब क्या बचेगा 3, और ऊपर भी आपको जो 3 नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो 3 से जो 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 है जी, और जहां पे भी 4 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन उसको सॉल्व, ठीक है, तो ये अपना टारगेट है, ऐसे करेंगे, ठीक। तो देखें एक बार और रेसलेशन करते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि रेसलेशन ना करना पड़े मौके, ठीक। तो अपन ने क्या किया, √6 प्लस √3 का ऊपर नीचे प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। इधर भी करिए 4√3 अपॉन √6 माइनस √2 और √6 प्लस √2 और √6 प्लस √2, ठीक है। जहां पे थोड़ी सी दिक्कत है तो सबसे पहले देखिए फिर वही चीज आ रही है कि 8 छोटा है 12 बड़ा है, ठीक है, तो वो दिक्कत अपन खत्म कर देते हैं। तो जे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हुआ, और उससे क्या होगा कि जो 12 आपके नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, 8 जो आपके पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, ठीक है। और जो 12 हुए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं 12 को, है ना, 2√3, ठीक है। 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया सर्ट से, 3 के जोड़े नहीं बने, भीतर रह गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना 4, तो 2√2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब क्या करा, 2 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है, तो ये आपका ये बन गया, ठीक। अब रेसलेशन आसान है कि इसको क्या कर लीजिए कि √3 प्लस √2 का ऊपर नीचे प्रोडक्शन कर दीजिए। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए। अब आप नीचे दिख रहा होगा आपको कि नीचे 3 है ना, नीचे सॉल्व करने पे 3 आएगा, ठीक है, और उस 3 जे वाले 3 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। आप पे केवल क्या बचा √2, √2 का √6 में प्रोडक्शन करेंगे तो कितना बचेगा √12, √2 का √3 में प्रोडक्शन किया कितना बचा 6, यहां भी क्या बचा आपके पास 4, उस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, केवल क्या बचा √3 का √6 में करेंगे तो कितना आएगा, √3 का √2 में जो माइनस है तो माइनस के 6, इधर आइए, तो ये इससे आपका 3 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे क्या बचा 1, ठीक है, नीचे 1 बचा, इस 3 का इसमें प्रोडक्शन कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा प्लस का 3√3 और प्लस का ही 3 ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा। अब जो 12 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, इसको आप 2√3 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, है ना, 9 इंटू 2, तो 9 बाहर आ जाएगा और 2 भीतर रह जाएगा, ठीक है, प्लस 3√3 और 3 कौन सा कैंसिल, जे नहीं होगा, ठीक है, जे वाला आपका कैंसिल हो गया, और जे आपका आंसर है 5√3 आपका आंसर है। ठीक है, तो स्टेप कम करिए, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, और बड़े क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको स्टेप कम करनी होगी, आधा क्वेश्चन आपको आपके माइंड में सॉल्व करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, अब इसमें देखें, नीचे जो है अगर आप देखेंगे तो आपको एक फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा 49। ठीक है, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 इंटू 3 कितने हो रहा है 48। तो 49 माइनस 48 आपके पास बच रहा 1। ठीक है, नीचे हो गया 1, ऊपर इनका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो 5 का 7 में करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 जा 14, और इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 24। ठीक है, 2 का 4 में किया तो 8, √3 का √3 में करा 3, और 8 का 3 में करा तो 24, और a प्लस बी √3। 35 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेंगे 11, माइनस 6√3। अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए तो आपको दिख रहा होगा कि a की जगह पर क्या है 11, तो a की वैल्यू क्या हो गई, अब √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस का 6। ठीक है जी, आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्क्वायर ये ना। ठीक है, तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक, रेसलेशन करते हैं तो क्या करिए, √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2 का प्रोडक्शन कर दिया। नीचे तो आपको दिख रहा होगा भाई a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो 1 हो गया। ऊपर भी आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब कितना बचा 3, b स्क्वायर मतलब कितना बचा 2, और 2ab मतलब कितना बचा तो 2√6। ठीक है, या आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 5 प्लस 2√6। ठीक है, ये बचेगा।
अब अगर आप देखेंगे तो ए और बी में सिमिलरिटीज है कि आपको दिख रहा होगा कि जहां प्लस है तो जहां पर क्या आया प्लस, अगर जहां माइनस है तो जहां क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, बाकी तो सेम है। तो जब आप बी को भी सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2√6। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। एलजेब्रा में अपन ने एक और फार्मूला पढ़ा है, या तो आप इसको खोल दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसको अपन लगा रहे हैं, तो 2a स्क्वायर मतलब होता है 5 स्क्वायर और 2√6। ठीक है, तो 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6j है और 4 24 और जे कितने हैं 25, 24 होगा 49 में 2 से प्रोडक्शन कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, या फिर आप इसको ओपन कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, आपका जे ही बचेगा। जी क्या हो गया, तो लास्ट स्टेप में कौन सी इक्वेशन मतलब एक बार लास्ट में मैंने ये फार्मूला लिखवाया है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो लिखवाए हैं इसे मैंने, एक माइनस वाला भी लिखवाया, अगर जहां माइनस है तो फिर आपका आंसर है 4ab, प्लस है तो आपका आंसर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।